हेलो, माय नेम शिवम सिंह। ठीक है, तो हम लोग प्रैक्टिस सेशन काम कर रहे हैं। अभी तक प्रैक्टिस सेशन में हमारे 26 वीडियो आ चुके हैं और 26 वीडियो में हमने अबाउट 2600 से ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, और अभी तक जो सब्जेक्ट कवर हुए हैं वो हैं टर्बो मशीनरी, मशीन डिजाइन, थ्योरी ऑफ मशीन, इंडस्ट्रियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मटेरियल साइंस, पावर प्लांट, और अभी चल रहा है प्रोडक्शन आपका। ओके, और ये देखो जो ये सीरीज़ है वो सबके लिए यूज़फुल है। ईएससी के लिए हो, यूपीएससी ए के लिए हो, एसएससी जेई के लिए हो, या पीएसयू के लिए किसी एग्जाम के लिए हो। ठीक है, और सबके लिए यूज़फुल है। देन आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है वेल्डिंग। और वेल्डिंग में करीब 81 क्वेश्चन हैं, वो हम कवर करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे लगाइए। और देखो, हर क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा कम से कम 20 या 22 सेकंड मिलेगा, और उसके बाद मैं सॉल्व कराऊंगा। ओके, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है एमआईजी वेल्डिंग के बारे में, मतलब मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। ओके, तो एमआईजी में क्या होता है? कंज्यूमर इलेक्ट्रोड हम लोग यूज़ करते हैं, ये आपको पता होगा। जो इलेक्ट्रोड होता है वो कंज्यूम होता है धीरे धीरे, और टीआईजी वाले में कंज्यूम नहीं होता है। तो पहला जो कंज्यूमर इलेक्ट्रोड है वो सही है, पहला सही है, दूसरा गलत है। तो हमारी ऑप्शन चले गए। तो हमें चेक करना है अब थर्ड एंड फोर्थ। तो देखो, डीसी पावर सप्लाई है और एसी पावर सप्लाई है। यूज़ हम डीसी का भी करते हैं और एसी का भी करते हैं, बट प्रेफरली अगर देखा जाए तो मेनली सप्लाई डीसी की करते हैं, क्योंकि हमें जो मेटल है जो इलेक्ट्रोड से पिघलाना है, तो मेनली हम यूज करते हैं डीसीआरपी, डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलरिटी। ठीक है, डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलरिटी, जिससे कि हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो ज़्यादा तक कंज्यूम हो और हमारी जो वेल्डिंग की स्पीड हो हाई हो। वेल्डिंग स्पीड हाई होगी तो प्रोडक्शन हाई होगा। ठीक है, तो प्रेफरेबली ये यूज करते हैं डीसी पावर सप्लाई। और अगर केस आपका एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का है तो वहाँ पे एसी सप्लाई की जाती है। ठीक है, तो 1 एंड 3 ऑप्शन इज करेक्ट, एंड ऑप्शन विल बी डी। सेकंड ट्राई कीजिए। देखो, जो स्टेटमेंट है उसमें दिया हुआ है कि जो इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं हम लोग एसी आर्क वेल्डिंग में, वो होता है सोडियम सिलिकेट का। बस इसमें यही लाइन गलत। देखो, सोडियम सिलिकेट नहीं होता है, पोटेशियम सिलिकेट होता है। और पोटेशियम सिलिकेट क्यों यूज़ करते हैं? उसका मेन रीज़न होता है कि उसका आयोनाइजेशन जो है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल वो होता है कम। ओके, कंपेयर टू सोडियम। और कम आयोनाइजेशन हमें क्यों चाहिए होता है, कम आयोनाइजेशन पोटेंशियल वाला कंपाउंड? क्योंकि एसी वाले में देखो एक पॉइंट आता है जहाँ करंट जीरो होता है। ठीक है, करंट जहाँ जीरो होगा वहाँ जो आर्क रहेगी वो एक्सटेंड होने लगेगी। अब आर्क को एक्सटेंड होने लगेगी तो उसको बचा के रखना हमें, तो हमें लोअर आयनाइजेशन पोटेंशियल का जो हम कंपाउंड का यूज करेंगे तो आसानी से उसे बचाया जा सकता है। ठीक है, ये रीजन होता है मेनली। तो सेकंड का यही एपिसोड हो गया, तो डी हो गया। ठीक है, तो ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये बी सेक्शन क्या है? तो इसे हम कहते हैं री इन्फोर्समेंट। ठीक है, ये नहीं री इन्फोर्समेंट होता है, और ये होता है पेनिट्रेशन। ओके, इतना री इन्फोर्समेंट और ये होता है पेनिट्रेशन। डन। तो आंसर आपका थर्ड का सी हो गया। फोर्थ नंबर ट्राई कीजिए। देखो, यहाँ पे दिया हुआ है कि वोल्टेज करंट करेक्टरिस्टिक्स है ऑफ अ डीसी जनरेटर। तो वैल्यूज़ दी हुई हैं शॉर्ट सर्किट करंट की और ओपन सर्किट वोल्टेज की। तो इसमें पूछा है मैक्सिमम पावर कब जनरेट होगा। तो आप ये फॉर्मूला याद कर लो कि मैक्सिमम पावर जनरेट होता है आपका हाफ पे, मतलब कि जब करंट भी हाफ होगा, मतलब शॉर्ट सर्किट का हाफ करंट और ओपन सर्किट वोल्टेज का
वोल्टेज का हाफ करोगे तो उस पर जो पावर आएगा वो मैक्सिमम रहता है। ठीक है, तो आधा कर दो दोनों का। 40 150 कहाँ पे है? 40 150 एंड इट इज़ सी। फोर्थ का सी हो गया। ट्राई फिफ्थ नंबर। देखो यहाँ बोला गया है कि अभी चाहे तो फॉलोइंग कौन सा बेस्ट है, गैस कैरी करनी है तो उसके लिए वेल्डिंग करेंगे हम। वेल्डिंग रिवेटिंग या बोल्ट से काम नहीं कर सकते, इस पर लीकेज हो जाएगा। तो सेकंड इज करेक्ट, ओनली 5 का सी हो जाएगा। 6 नंबर ट्राई कीजिए। देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें बोला गया है कि आपके फॉर कंप्लीट कंबसन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ एसिटिलीन, मतलब एक मोल ऑफ एसिटिलीन को जलाने के लिए कितना चाहिए हमें ऑक्सीजन। तो देखो टोटल ऑक्सीजन चाहिए होता है 2.5 मोल, लेकिन उस 2.5 मोल में से 1 मोल आता है आपका सिलेंडर से और 1.5 मोल आता है आपका एटमॉस्फेयर से, इतना आप जान लो। और कुछ बता देता हूँ। देखो जो गैस जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा उसका कलर होता है ब्लैक और उसमें प्रेशर होता है 15 MPa। एसिटिलीन का सिलेंडर जो होता है वो होता है मैरून कलर का, उसका प्रेशर होता है 1.5 MPa। ठीक है, इतना जानकारी बहुत है। तो पूछा गया कि कितना ऑक्सीजन चाहिए, तो 2.5 होगा आंसर। ठीक है, और पूछ लिया कितना सिलेंडर से आ रहा है तो उसके लिए 1 आ जाएगा आंसर। 6 का डी। हाँ 7 नंबर ट्राई कीजिए। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें बोला गया कि असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में लगाना है वेल्डेबिलिटी को, कौन सा बढ़िया से वेल्ड हो सकता है। तो सिंपल सा फैक्ट है कि देखो पहली बात तो कि जो माइल्ड स्टील अच्छे से वेल्ड होगा कंपेयर टू कास्ट आयरन, बिकॉज कार्बन कंटेंट मतलब कार्बन कंटेंट माइल्ड स्टील में कम है इसलिए अच्छे से वेल्ड होगा, कास्ट आयरन में ज़्यादा है इसलिए उतना अच्छे से वेल्ड नहीं होगा। ओके, और दूसरी चीज़ आती है एल्युमिनियम और कॉपर। तो एल्युमिनियम में दिक्कत मेनली ये है ना कि उसका ऑक्साइड बन जाता है, ऑक्साइड बनने से बहुत दिक्कतें आती हैं। एल्युमिनियम का ऑक्साइड जो होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर 2700 के आसपास है, 2728 के आसपास। तो वो बन गया तो बहुत दिक्कत आती है। तो अवेलेबिलिटी एल्युमिनियम की बहुत कम रहती है, इसलिए ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, 7th का डी। ट्राई क्वेश्चन नंबर 8th। एट्थ ट्राई कीजिए। देखिए ये पाउडर मेटलर्जी क्वेश्चन यहाँ पे आ गया तो कर देते हैं इसको। देखो पहले हम करते हैं ब्लेंडिंग, फिर करते हैं कंपाउंडिंग, देन सिंटरिंग, देन साइजिंग। ये ट्रेंड आप याद कर लो, ब्लेंडिंग, कॉम्पैक्टिंग, सिंटरिंग एंड साइजिंग। ठीक है, तो हमारा 8th का ए आंसर हो जाएगा। 9th नंबर ट्राई कीजिए। इसे पूछा कौन सा करेक्ट है। जो 9 नंबर क्वेश्चन है उसमें पूछा है कौन सा करेक्ट है, मतलब चारों में 3 गलत होंगे। तो इसे बोला गया नो फ्लक्स इज यूज्ड इन गैस वेल्डिंग। देखो फ्लक्स हम यूज करते हैं गैस वेल्डिंग या कहीं भी, और काफ़ी काम होते हैं फ्लक्स के, जैसे कि डीऑक्सीडाइजर देना, स्ट्रेंथ अच्छा करना वेल्ड का, एंड स्लैग फॉर जो फ्यूम जनरेट होती है उसके लिए काफ़ी काम होते हैं फ्लक्स, उसके फ्लक्स के। तो यूज़ हम करते हैं फ्लक्स। तो बोरेक्स इज कॉमनली यूज इन द यूज, ये गलत है। ठीक है, बोरेक्स का यूज हम मेनली करते हैं वहाँ पे यार शायद ब्रेजिंग में यूज करते हैं। ठीक, ब्रेजिंग नहीं है, सोल्डरिंग यूज करते हैं बोरेक्स को। ठीक है, तो लेज़र बीम वेल्डिंग और ये है। थर्ड है कि वैक्यूम यूज करते हैं लेज़र बीम, मतलब ये गलत है। वैक्यूम यूज हम करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में। तो ये तीनों गलत हो गए।
मैं देखो डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि मतलब हर चीज़ थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन हो जाए आपको हर चीज़ के बारे में। वैसे आप अगर डी स्टैंडर्ड पहले ही पढ़ लोगे तो आपको सिंपल यही दिख जाएगा, यही सही है। ए सी कैन बी यूज इन जी टी ए डब्ल्यू क्या है? गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, ठीक है, टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में ए सी कब यूज करते हैं? ए सी तब करेंगे जब हमको वेल्डिंग करनी होगी एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की। ओके। और ए सी वेल्डिंग करने से उसमें कैथोड क्लीनिंग नाम का एक प्रोसेस होता है, वो होता है कैथोड क्लीनिंग, ठीक है। तो 9th का डी हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर ट्राई कीजिए 10th। देखो एक मिनट यार, गलती हो गई एक। जो बोरेक्स यूज करते हैं हम उससे ब्रेजिंग में यूज करते हैं, ठीक है। सोल्डरिंग में हम यूज करते हैं ZnCl2 और NH4Cl एज ए फ्लक्स, ठीक है। ब्रेजिंग में बोरेक्स याद कर लो। 10th नंबर ट्राई करिए, हो गया अब तो करेंट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेल्डिंग टेम्परेचर, दे आर टॉकिंग अबाउट द वेल्डिंग टेम्परेचर। तो यार सबसे पहले तो आपका आ जाएगा, यही आ जाएगा रेजिस्टेंस वेल्डिंग, इसका सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो 4 को आगे करो और 4 आगे एक ही में है, तो बी ऑप्शन हो गया। ट्राई 11th नंबर। देखो मैक्सिमम हीट रेजिस्टेंस इन द रेजिस्टेंस वेल्डिंग कहाँ पे होता है ये? आपकी जो दो मेटल्स जहाँ टच करेंगे ना, दो मेटल्स जिसे आप वेल्डिंग कर रहे होंगे, यहीं पे होगा मैक्सिमम हीट रेजिस्टेंस, मतलब कि एट द इंटरफेस ऑफ टू प्लेट्स बीइंग जॉइंट। डी 11th का डी हो गया। 12th नंबर ट्राई कीजिए। और देखो इसमें आर्क ब्लो की बात की गई है, तो आर्क ब्लो का मतलब होता है कि जब हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो अगर हम डीसी यूज कर रहे हैं ना, डीसी आर्क, डीसी यूज कर रहे हैं डायरेक्ट करंट, तो उसमें होगा ये कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो हमारी आर्क यहाँ से निकलेगी ना, मान लो ये है, तो ये हल्का सा टिल्ट होगी। मान लो वर्कपीस ऐसे रखा हो तो ये अंदर की तरफ जाएगी, ठीक है। जैसे इसको हम वेल्ड कर रहे हैं ऊपर से, तो यहाँ जब हम आर्क देंगे स्टार्टिंग में तो ये घूमेगा अंदर की तरफ, मतलब कि यहाँ वेल्डिंग हो ही नहीं पाएगी इसको कोने पे। और जब इधर पहुँचेंगे तो यहाँ भी अंदर कर देगा, ये यहाँ वेल्डिंग नहीं हो पाएगी। इसे हम कहते हैं आर्क फ्लो। इसका मेन रीजन था मैग्नेटिक फील्ड, और ये होता है मेनली डीसी करंट में। एसी करंट में नहीं होता। एसी करंट में क्योंकि लगातार चेंज होगा पोलरिटी, तो उसमें नहीं होता है। डीसी करंट में होता है मेनली। तो डीसी वेल्डिंग विथ स्टेज पोलरिटी, ठीक है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। और देखो इसमें बोल दिया कि बेयर इलेक्ट्रोड विथ बेयर इलेक्ट्रोड, कोई मतलब नहीं इसका। तो आप ये डीसी करंट विथ स्टेट पोलरिटी मारेंगे। 12th का बी, ठीक है। 12th का बी सही है। ट्राई क्वेश्चन नंबर 13। देखो अगर पिंच इफेक्ट है ना, पिंच इफेक्ट, तो इसमें ये पिंच इफेक्ट तब होता है जब हमारा जो मेटल MIG कर रहे होते हैं, मतलब मेटल इनर्स गैर वेल्डिंग कर रहे होते हैं, और उसमें करंट हाई होता है। हाई करंट होगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने की वजह से जो मेटल ट्रांसफर होता है ना, वो ड्रॉप्स में ना होकर स्प्रे फॉर्म में होता है। उसी को हम कहते हैं पिंच इफेक्ट, ठीक है। मेनली अगर कोई पूछता है कि MIG में कैसे मेटल ट्रांसफर होता है, उसमें आप कहेंगे ड्रॉप फॉर्म में। लेकिन अगर कोई कहता है बहुत हाई करंट है, तो हम वहाँ कहते हैं कि स्प्रे फॉर्म में ट्रांसफर होगा मेटल। ओके। तो मेन रीजन होता है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। 13th का भी ये आपको 12th में पढ़ा होगा ना, कि करंट मूव कर रहा है, करंट अगर कहीं है या इलेक्ट्रॉन कहीं मूव कर रहे हैं, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। वही से कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है मेनली। 14 नंबर ट्राई कीजिए। देखो इन मैनुअल आर्क वेल्डिंग,
ठीक है। द इक्विपमेंट शुड हैव ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इन ऑर्डर टू मेंटेन। तो अब एक चीज़ याद करो, DCM, DCM याद कर लो, ड्रूपिंग, ड्रूपिंग, कांस्टेंट करंट एंड मैनुअल। ठीक है, तीन चीज़ों का कांस्टेंट करंट एंड मैनुअल मशीन। ओके, तो यहाँ पे देखो मैनुअल आर्क बोल दिया है और ड्रूपिंग बोल दिया, मतलब कांस्टेंट करंट होगा, करंट कांस्टेंट व्हेन द आर्क लेंथ चेंजेस। ये चीज़ याद कर लो, ये होता है। ठीक है, 14th का बी हो गया। 15 नंबर ट्राई कीजिए। देखो इसमें क्वेश्चन में है कि 15th में DC रिवर्स पोलरिटी इज यूज टू बी अ ग्रेटर एडवांटेज। इसका ग्रेटर एडवांटेज होता है इन द केस ऑफ द ओवरहेड वेल्डिंग। ओवरहेड वेल्डिंग जब करते हैं ना, तो वहाँ पे जो हमारा मेटल है, जो वर्क पीस है, वहाँ कम हीट ट्रांसफर होना चाहिए। और रिवर्स वाले में, DC रिवर्स वाले में मेटल वर्क पीस पे कम हीट रहता है और इलेक्ट्रोड में ज़्यादा हीट रहता है। ठीक है, तो यही एक एडवांटेज है, इसलिए हम इसे ओवर हेड में कहते हैं। बहुत कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है वो इसे यही लिखा हुआ है। और मुझे तो लगता है यार कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऊपर वेल्डिंग कर रहे हो ओवरहैंग में, ये इलेक्ट्रोड ज़्यादा पिघल जाएगा तो नीचे ही गिरेगा। तो जो कॉमन सेंस है मुझे नहीं लगता था, लेकिन हर जगह मैंने मैच किया, 2-3 जगह मैच किया, हर जगह आंसर यही है, ओवरहैंग वेल्डिंग। ठीक है, तो 15 का आंसर को ए ही मारना है अगर कहीं आता है तो, क्योंकि मेरे पास करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसको रिजेक्ट करने का नहीं है, एक्सेप्ट करने का नहीं तो रिजेक्ट करने का भी नहीं है। ठीक है, बट जो लिखा है एक्सप्लेनेशन मैंने वही आपको बता दिया। 15th का ए है। 16 नंबर ट्राई कीजिए। ट्राई 16 नंबर। देखो यहाँ पे पूछा गया है कि ऑक्सी एसिटिलीन रिड्यूसिंग फ्लेम कहाँ यूज करते हैं। तो ये यूज मेनली होता है ना यार, देखो वहाँ पे या तो निकल के अलॉय हो, या तो हाई कार्बन स्टील हो, या फिर कास्ट आयरन हो। ठीक है, ये 3 जगह हैं, याद कर लो, यही पूछता है मेनली। यहाँ पे हम रिड्यूसिंग यूज करते हैं। और न्यूट्रल के बारे में अगर कोई पूछ रहा है तो वहाँ आप याद कर लो, स्टेनलेस स्टील हो गया, माइल्ड स्टील हो गया, लो कार्बन स्टील हो गया, एल्युमिनियम के अलॉय हो गए, ये हो गया न्यूट्रल के लिए। और ऑक्सीडाइजिंग के लिए कोई पूछ रहा है तो याद कर लो, कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज, जिंक। ठीक है, 4 हो गए, ये तैयार कर लो, देखो क्वेश्चन बन जाएगा आपका। तो यार रिड्यूसिंग का पूछ रहा था, रिड्यूसिंग मैंने बताया आपको कि हाई कार्बन स्टील, तो बी होना चाहिए आंसर। 16th का बी, 16th का बी सही है। 17 नंबर ट्राई कीजिए आप। देखो 17 नंबर क्वेश्चन में पहली बात जो आपको सबसे ईजिएस्ट लगे वो पकड़ लो। अब मुझे एक चीज़ पता है कि सेलुलोज जो है वो गैस फार्मिंग है, तो डी का 4 हो गया, तो 2 ऑप्शन चले गए। अब इससे मैच क्या हो गया, बी का 1 ऑटोमेटिकली मिल गया, तो ए और सी बचते हैं। तो सिल्का एंड फेरस सिलिकॉन बचा है। तो सिल्का जो है, सिल्का के लिए 2-3 है, तो सिल्का इज़ अ डी ऑक्सीडाइजर और फ्लक्सिंग एजेंट। तो फ्लक्स एजेंट होगा, क्योंकि ये जो फेरो सिलिकॉन होता है वो होता है डीऑक्सीडाइजर, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, तो 17th का देखो, एक मिनट। हाँ, पोटेशियम सिल्क, फेरो मैग्नीज फेरो सिलिकॉन और डीऑक्सीडाइजर सही है। फेरो मैग्नीज फेरो सिलिकॉन डीऑक्सीडाइजर होते हैं, वही मैं कह रहा था।
तो सी का 2, ए का 3, 31 24, 31 24 सी आंसर, 17 का सी। ठीक है, 18 ट्राई कीजिए आप। जो 18 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, कि जो वैक्यूम के लिए, वैक्यूम होता है यूज हमारा इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में। और अगर कास्टिंग में आप जाओ तो वैक्यूम होता है आपका यूज इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में। ठीक है, 18 करिए, 19 ट्राई कीजिए। देखो इस क्वेश्चन बोला गया कि मैच कराना है, तो सबसे ईजिएस्ट आप पकड़ लो। आपने जैसे ही देखा आर्क ब्लो, आर्क ब्लो में क्या होता है, स्पैटर। जो इसी ईजी लगे ना मैचिंग वाले, सबसे पहले उसे पकड़ा करो। उसे पकड़ते ही आपके जो ऑप्शन होंगे आप स्प्लिट होना शुरू हो जाएंगे। मतलब एक आप 2 मैच कराओगे पहले, एक आप 2 मैच कराते ये दोनों चले गए, देन बी का 4 ऑटोमेटिकली मैच हो गया, सी मिलाइए, स्लैग इंक्लूजन। तो इन प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ मल्टी पास वेल्डिंग, क्लीनिंग अगर आप सफाई से नहीं करें तो स्लैग इंक्लूजन हो जाएगा। ठीक है, या फिर हाँ ये भी सही है। देन सी का 3 और डी का 1 हो जाएगा, 24 31। तो डी आ जाएगा आंसर आपका 19 का डी सही है। ट्राई क्वेश्चन नंबर 20। देखो इसमें बोला गया है कि हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग इज फोकस्ड ऑन द वेल्ड स्पॉट यूजिंग, ये तो अगर आपको प्रोसेस पता है नहीं तो आप रटना ही तो रट लो यार, सिंपली इसमें कोई वो नहीं है रीजन। मैग्नेटिक लेंस यूज़ करते हैं हम लोग, मैग्नेटिक लेंस। ठीक है, 20 का डी, 21 ट्राई कीजिए। देखो रेजिस्टेंस वेल्डिंग की बात की गई है, तो इसमें बोला कि हीट क्यों जनरेट होती है। हीट जनरेट होने का मेन रीज़न होता है रेजिस्टेंस बिटवीन द टू मेटल्स। तो 2 मेटल हैं, जो बीच में रेजिस्टेंस उसकी हीट जनरेट हो रही है, तो बीच में क्या होता है, एयर होती है। यही है एस्पिरेटिव बिटवीन द टचिंग प्लेट्स ये। और जो और सब ऑप्शन हैं कि इलेक्ट्रोड एंड वर्क भी, तो एब्सर्ड है। एक लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं इसमें, टू डिसिमिलर मेटल बीइंग इन कॉन्टैक्ट, जरूरी नहीं कि टू डिसिमिलर मेटल को ही हम टू डिसिमिलर मेटल्स को ही हम वेल्ड करें भाई रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक है, तो ये गलत है, बी आंसर होगा हमारा 21 का बी। ट्राई कीजिए आप क्वेश्चन नंबर 22। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें सबसे ईजिएस्ट मुझे लगा ये पोरोसिटी। पोरोसिटी क्यों होती है, ड्यू टू द गैसियस एलिमेंट्स। तो मतलब ए का 5 मैंने सी का 5 मैंने मैच कराया, सी का 5 मैच कराते ही सॉरी ये और ये चला गया। देन हमारे बचता है, इससे मिल गया हमें ए का 2 भी मिल गया डायरेक्टली। ठीक है, ए का 2 हो गया। देन हमने चेक किया कि ये इंक्लूजन हमने पीछे किया था, इंक्लूजन का ना अच्छे से सफाई नहीं की गई वेल्ड सरफेस पे, इसलिए वहाँ पे इंक्लूजन हो गया। तो फेल्योर टू रिमूव स्लैग फ्रॉम द प्रीवियस डिपॉजिट। ठीक है, तो डी का हो जाएगा 3। तो हमने इतना ये कर लिया, तो हमें बी पे चेक करना है। तो क्रैक ऑफ द बेस मेटल, क्रैक है अगर बेस मेटल, तो हमारे बचा क्या, हमारे पास 1 और 4 बचा हुआ है। तो एक्सेसिव स्ट्रेस ऑप्शन एक है ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन रीजन नहीं हो सकता है इसका, ठीक है। मेन रीजन होगा एक्सेसिव स्ट्रेस, क्रैक तभी होगा आपका जब स्ट्रेस आएगी उसमें। तो 1 आंसर है, देन 2153, 2153 ए, 21 का ए होना चाहिए, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर ट्राई करिए, सॉरी 23। देखो इससे पूछा है कि हीट इफेक्ट जोन जो है वो सब उसमें किस में ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ज़्यादा होने के लिए पहली बात हाई टेम्परेचर होना चाहिए, सही है पहला। दूसरा इंक्रीज द वेल्ड स्पीड, वेल्ड स्पीड अगर बढ़ा दोगे तो हीट का ट्रांसफर कम होगा और वहाँ पे हीट इफेक्ट जोन कम होने के चांसेस होंगे, ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये एब्सर्ड है, तो दूसरा काटोगे आप, सी आंसर 23 का। 24 करिए। 24 करिए। देखो इन गैस वेल्डिंग टॉर्च शुड बी हेल्ड एट एंगल ऑफ 30 to 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये बिल्कुल सही है। टॉर्च को हम एक एंगल भी रखते हैं, ठीक है। अगर थिकनेस ज़्यादा होती जा रही है तो टॉर्च टॉर्च का एंगल बढ़ता चला जाएगा ऐसे, ओके। द इन गैस वेल्डिंग साइज ऑफ टॉर्च डिपेंड अपॉन द थिकनेस ऑफ मटेरियल टू फॉर्म, ये भी सही है। साइज टॉर्च साइज डिपेंड करेगी कितना थिक मेटल है, एक से दूसरा सही। तीसरा स्टेटमेंट है कि ड्रैग इज द कट गैस कटिंग इन द टाइम डिफरेंट, ये एब्सर्ड है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 1 और 2 आंसर है बी। 24 का भी 25 ट्राई कीजिए। देखो इसमें है कि सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग की बात की गई है, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग की। तो उसमें एक चीज़ आपको थोड़ा सा अनकन्विंसिंग लगेगा, लेकिन इसमें वेल्डिंग की स्पीड हाई रहती है, ठीक है, क्योंकि मेटल डिपॉजिशन रेट बहुत हाई होता है, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका कि हाई स्पीड, ये आप याद कर लो। ये पूछते हैं, कई बार पूछते हैं ये क्वेश्चन कि सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग हाई स्पीड है या लो स्पीड, तो हाई स्पीड रहेगा, हाई वेल्डिंग स्पीड। दूसरा हाई डिपोजिशन रेट, तो आपको पता ही होगा डिपोजिशन रेट हाई होता है उसमें, 20 kg पर आवर से भी ज़्यादा होता है डिपोजिशन रेट, बिकॉज ऑफ द हाई करंट, ठीक। करंट उसमें लेते हैं हम लोग 2000 से ऊपर ही लेते हैं, ठीक है, 2000 के आसपास लेते हैं करंट। देन 1 2 सही है, और तीसरा लो पेनिट्रेशन, लो क्लीन, ये सब फर्जी है, ठीक है। तो डी, 25 का डी हो गया। ट्राई क्वेश्चन नंबर 26। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन वेल्डिंग की बात की गई। हाइड्रोजन वेल्डिंग में होता है ना कि जो दो टंगस्टन इलेक्ट्रोड होते हैं, इसके बीच में हम आर्क जनरेट करते हैं, और उसमें फिर H2 गैस पास कराते हैं, और H2 गैस ड्यू टू द आर्क डिकम्पोज हो जाता है हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन एटम में एनर्जी लेके। उसके बाद उस गैस को हम पहुँचा देते हैं वर्क पीस पे, वर्क पीस पे दोनों H प्लस H मिल के H2 बन जाते हैं, तो स्टेबल फॉर्म बन रहा है। इसका मतलब हीट जो है एनर्जी रिलीज़ करेगा, इससे वेल्डिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली हीटिंग एलिमेंट है हाइड्रोजन इसमें। तो 26 का ए हो जाएगा। 27 ट्राई कीजिए।
हॉट, देखो इस अगला क्वेश्चन है कि हॉट क्रैक्स के बारे में। हॉट क्रैक्स जो अगर होता है इन द फ्यूजन जोन, उसके रीजन्स क्या क्या हो सकते हैं। पहला, प्रेजेंस ऑफ सल्फर एंड फॉस्फोरस इन द बेस मेटल। तो फर्स्ट फॉस्फोरस एंड सल्फर, सल्फर जो है FeS होता है, ठीक है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम रहता है, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। जब फ्यूज़न जोन जो है जो फ्रीज हो जाएगा ना, सॉलिडिफाई हो जाएगा, तभी ये इन मोल्टेन स्टेट में रहता है, तो वहाँ पे इसकी वजह से क्रैक आ सकते हैं, ये सही है। दूसरा, हाई कार्बन और एलॉय कंटेंट, ये भी सही है, हाई कार्बन कंटेंट, ठीक है, समझ रहे हो कि जो अगर हाई टेम्परेचर पर ग्रेफाइट फ्लेक्स लगेगा बनने, ठीक है, ग्रेफाइट फ्लेक्स बनेगा तो लगेगा फैलने, तो तोड़ देगा, मतलब क्रैक जनरेट कर देगा। दूसरा, मॉइस्चर इन द इलेक्ट्रोड, हाँ ठीक है, हाइड्रोजन अगर मॉइस्चर तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन डिकम्पोज हो जाएगा, हाइड्रोजन पोरोसिटी ला देगा, क्रैक कर देगा। चौथा है जॉइंट रेस्ट्रेंट, मतलब हमने रोक मतलब मेल्ट कर दिया और साइड वाले को रेस्ट्रेंट कर दिया कि हम इसको कांटेक्ट नहीं होने देंगे, तो फिर क्रैक आ जाएगा उसी वजह से। तो चारों ऑप्शन सही हैं एंड डी हो जाएगा इसका आंसर, 27 का डी। ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 28। देखो क्वेश्चन बोला गया, इन आर्क वेल्डिंग 65 to 70% हीट इज जनरेटेड एट एनोड। एनोड पे, हाँ सही है, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलता है, एनोड पे जब पहुंचता है तो वहाँ पे पॉजिटिव आयन से का वो टकराएगा, वहाँ हीट जनरेट करेगा, उसी को हम आर्क बोलते हैं, बेसिकली उसी को आर्क बोलते हैं। तो ये सही है। देखो इसमें ये कन्फ्यूज मत होना कि एनोड हमारा वर्क पीस ही है या कैथोड हमारा वर्क पीस है, इसमें बस एनोड और कैथोड की बात की गई है। इट इज़ नॉट अबाउट द इलेक्ट्रोड और वर्क पीस, ठीक है। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव किसी को भी कर सकते हैं ना, तो ये सही है पहला। तो दूसरा है कि ड्यूटी साइकिल इज द केस इन केस ऑफ द आर्क वेल्डिंग इज द साइकिल ऑफ कंप्लीट वेल्डिंग ऑफ, नहीं ये फर्जी है। ड्यूटी साइकिल का मतलब होता है कितने टाइम हमारा जो आर्क ऑन है, मतलब करंट ऑन है, ठीक है, ये फर्जी स्टेटमेंट है, दो जाते ही डी आ गया। 28 का 29 कीजिए। दो, मिनिमम हीट अफेक्ट जोन की बात की गई है, तो ये मेनली होता है हमारा लेज़र बीम वेल्डिंग में। इसमें एक पिन पॉइंटेड जगह पे एनर्जी गिरती है, ठीक है। मान लो मेटल हमारा ऐसा है, सॉरी मान लो हमारा वर्कपीस जो है ऐसा है, एक पिन पॉइंट मतलब धागे की तरह एक लाइन में एनर्जी गिरती है, और इसमें हीट अफेक्ट जो नहीं होता है, बहुत कम, मतलब नहीं के बराबर होता है, ठीक है। बी आ जाएगा इसका आंसर, 29 का बी। ट्राई क्वेश्चन नंबर 30। देखो फैब्रिकेशन वेल्डेबिलिटी टेस्ट की बात की गई है, तो इसमें हम चेक करते हैं कि जब हम वेल्ड करेंगे तो कहीं उसमें क्रैक जनरेट नहीं हो जाएगा वेल्डिंग करने के बाद, यही होता है फैब्रिकेशन वेल्डेबिलिटी की, ठीक है। तो बी आंसर है, ससेबिलिटी ऑफ वेल्डिंग जॉइंट फॉर क्रैकिंग, क्या चांसेस है क्रैक हो जाएगा। 30 का बी आंसर है। 31 ट्राई कीजिए। तो जो अगला क्वेश्चन नंबर है कि विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्यूजन वेल्डिंग। फ्यूजन वेल्डिंग मतलब किसमें कि लिक्विड नहीं बन पा रहा है, तो गैस में बनता है, आर्क में बनता है, रेजिस्टेंस में भी गलता ही है वहाँ पे, ठीक है, गलता तभी जुड़ता है ना, लेकिन बट इन द केस ऑफ ब्रेजिंग इट इज़ नॉट अ फ्यूजन वेल्डिंग, ठीक है, इट इज़ अ सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। तो 31 का सी हो जाएगा। 31 का सी, एक मिनट मिला लूँ मैं, 26 DBBC, DBBC पीछे मिला लेते हैं, BDAD, BDAD सही है। ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 32 अब। देखो ये है कि इन विच आर द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस फ्लक्स इज यूज्ड इन फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स।
ये होता है समर आर्क वेल्डिंग में, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए सब। ये अगर याद नहीं है याद कर लीजिए, ये फैक्चुअल बेस चीज़ें हैं। वो ढक के रखते हैं उसको ना, समर्ज इसीलिए नाम ही है कि ऊपर से उसको ढक के रखा हुआ है पूरा बाई फ्लक्स। समर्ज मतलब इंग्लिश वर्ड है, मतलब ढकना, किसी को डुबो देना। इन द इसमें होता है कि फ्लक्स में डुबो देते हैं। 32 का बी, 33 करिए। दो एलुमिनियम हैज़ पुअर वेल्डेबिलिटी, ये सही है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। बिकॉज एलुमिनियम हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी हाई है तो हीट को ये रिलीज कर देगा और हीट अफेक्टेड जोन बहुत ज़्यादा बना देगा। और दूसरी बात एफिनिटी टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से मिलकर ये बना देगा एलुमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम। अगर एल्यूमिनियम बन गया फिर तो हालत ही ख़राब हो जाएगी वेल्डिंग की। 30,000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, वो गले उतने में गलेगा नहीं। ये 600-700 पे वेल्डिंग हो रही होगी, अब 3,000 कहाँ से पहुँचाएंगे टेम्परेचर फिर, ठीक है। तो रीजन पे सही है, सब सही है, तो 33 का ए होना चाहिए। 32 भी, 33 ये सही है। 34 ट्राई कीजिए। देखो अबाउट पाउडर मेटलर्जी बात की तो कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन बन जाएगा। बोला गया कि पाउडर मेटलर्जी में वेस्टेज होता है, ये गलत है, कम्प्लीटली गलत है ये। और पहला जो हाई टूलिंग कॉस्ट, ये सही है, वेस्टेज इसमें नहीं होता। यार सब कुछ दबाते ही तो रहते हैं उसमें, कहाँ से भागेगा कुछ भी, वेस्ट कहाँ से होगा। इट कैन बी ऑटोमेटेड, इट कांट बी ऑटोमेटेड, ये तो एब्सर्ड हो गया ना, ऑटोमेट कर सकते हैं उसे, ये भी गलत है। मतलब कि 2-3 काटना है हमें, 2-3 काटिए, आंसर आ जाएगा 14। 34 का सी। 35 कीजिए। देखो यार, यहाँ रेजिडुअल स्ट्रेस की बात की है, रेजिडुअल स्ट्रेस से बहुत चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। अगर देखो, अगर कंप्रेसिव रेजिडुअल स्ट्रेस है तब तो चल जाएगा काम, तब कोई खास दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर टेंसाइल हो गया तब दिक्कतें आ जाएंगी। और यहाँ पे डिफाइंड नहीं कि कौन सा आता है, कोई भी आ जाता है, ठीक है, हीट अफेक्ट जोन में। तो इससे क्या होगा, डायमेंशनल स्टेबिलिटी ख़राब हो जाएगी, वेल्ड क्रैकिंग भी हो सकती है अगर ज़्यादा रेजिडुअल स्ट्रेस हो गया तो। इफेक्ट ऑन द फटीग स्ट्रेंथ सही है, अगर टेंसाइल आ गया तो प्लस प्लस मिल के एकदम ऊपर चला जाएगा, टूट जाएगा कंपोनेंट। रिडक्शन इन द की स्ट्रेंथ, चारों ही सही है, चारों ही डिसएडवांटेजेस हैं। देन 35 का डी हो जाएगा, ठीक है। 36 नंबर ट्राई कीजिए। तो लेजर बीम वेल्डिंग की बात की जा रही है, और यहाँ बोला गया कि हाई वैक्यूम इज़ रिक्वायर्ड टू कैरी द प्रोसेस। ये कंप्लीटली गलत है। मैंने आपको पहले बताया था कि वैक्यूम हम लगाते हैं इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में। तो तीसरा काटेंगे। अगला है कि हीट अफेक्टेड जोन इज़ वेरी लार्ज, लार्ज नहीं होता है, बहुत पतला सा होता है, पतला से पतली सी वेल्डिंग होती है, हल्की सी हीट अफेक्टेड जोन होगी, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट की। तो ये भी गलत है, तो ये 1 सही हो गया, सी। 36 का सी। 37 ट्राई। दोस्तों पूछा गया कि इन एमआईजी वेल्डिंग मेटल इज ट्रांसफर्ड इनटू द फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैंने आपको पहले बताया था एक बार कि मॉल्टन ड्रॉप्स के फॉर्म में मेटल ट्रांसफर होता है, बट अगर हाई करंट आ गया तो ड्यू टू द मैग्नेटिक इफेक्ट्स
वहाँ पे जो फाइन स्प्रे फॉर्म में होगा, इसे ही हम कहते हैं पिंच इफेक्ट। लेकिन यहाँ पर हमेशा जो नॉर्मल केसेस हैं वो उसमें मॉल्टन ड्रॉप के रूप में होता है, ठीक है। तो 37 का बी, 38 करिए। देखो यार, ये तो पता होगा आपको कि जो आर्क इलेक्ट्रोड होता है उसको हम जो कोटिंग करते हैं उसके काफ़ी इफेक्ट होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं। जैसे कि पहला इसमें डी ऑक्सीडाइजर उसमें होता है, ठीक है। आर्क स्टेबलाइजर भी होता है, स्लैग फार्मिंग भी होता है, गैस फार्मिंग भी होता है, और जो मटेरियल वेल्ड को स्ट्रेंथ देने के लिए अलॉइंग एलिमेंट भी लगा सकते हैं उसमें, काफ़ी जो काम होते हैं उसके, ठीक है। तो तीनों सही है। आंसर इज 38 का ये। 39 ट्राई कीजिए। देखो ये जो पहला स्टेटमेंट है, द जॉइंट इज नॉट हीटेड टू अ स्टेट ऑफ फ्यूज़न, ये फालतू का हो गया ना। जो हमें फ्यूज़ करके लिक्विड स्टेट वेल्डिंग है, फ्यूज़ करेंगे तभी ना यार वेल्डिंग हो पाएगी। ऑक्सी एसिड गैस वेल्डिंग हो जाए, रेजिस्टेंस वेल्डिंग हो जाए, आर्क वेल्डिंग हो जाए, ये सब तो वही वेल्डिंग है ना। केमिकल वेल्डिंग हो जाए, तो ये सब फ्यूज़न वेल्डिंग ही है। तो ये एब्सर्ड दिया हुआ है, मतलब तीनों ऑप्शन काट देंगे, बी आंसर चाहिए। आगे पढ़ेंगे नहीं, आगे पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। 38 का है, 39 का बी, 38 ये भी सही है। ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 40। तो ये जो क्वेश्चन है पीछे से रिपीट हो चुके हैं, जब हमने फॉर्मिंग पढ़ी थी तब दोनों क्वेश्चन आए थे। तो 40 का आंसर हो जाएगा डबल एक्शन डीप ड्राइंग, 40 का सी। 41 का आंसर हो जाएगा इम्पैक्ट एक्सट्रूजन। ओके, 42 कीजिए। ये दोनों आ चुके हैं, फॉर्मिंग में आ चुके हैं दोनों क्वेश्चन, रिपीट हो गए हैं यहाँ पे। देखो जो क्वेश्चन नंबर 42 है, इसमें बोला गया कि सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग इज नॉट रिकमेंडेड फॉर द हाई कार्बन स्टील एंड टूल स्टील एंड मैग्नीशियम। ये सही है, और मुझे भी नहीं पता क्यों सही है, क्यों सही है, ठीक है। मेनली रीजन वही होगा ऑक्साइड वाला, कि ज़्यादा रिएक्ट कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, यही सब होता है रीजन मेनली इसमें। देखो बेसिकली हम करते हैं ना एलुमिनियम वाले का के लिए मेन एप्लीकेशन हमारा है टीआईजी में। टीआईजी एमआईजी जब करते हैं ना, वो बेसिकली एलुमिनियम मैग्नीशियम के लिए। जब टीआईजी के थ्रू हम करते हैं तो उसमें हम करते हैं एसी करंट लगा के। एसी करंट लगा करते हैं तो उसमें कैथोड क्लीनिंग होती है। कैथोड क्लीनिंग होती है, उसमें ऑक्साइड नहीं बनता है, ठीक है। समझ गए पूरा कंसेप्ट। टीआईजी एमआईजी है हमारे एलुमिनियम मैग्नीशियम के लिए, क्योंकि वो बहुत दिक्कत क्रिएट करते हैं ड्यू टू द ऑक्साइड्स। तो और हर जगह मुझे लगता है कहीं यूज होते नहीं, कहीं भी उसका उससे नहीं करते वो किसी और वेल्डिंग प्रोसेस से। देन दिस इज बिकॉज अनअवेलेबिलिटी ऑफ ये सब फर्जी है। मेन रीजन हमारा वही है, कहीं भी एलुमिनियम मैग्नीशियम दिख जाए ना, मेन रीजन उसके वही होते हैं कि ऑक्साइड, हाई रिएक्टिविटी, बस यही रीजन होता है। ऑक्साइड उसका बहुत खतरनाक होता है, बहुत दिक्कत क्रिएट करता है वो। कास्टिंग हमने जो किया पिछला चैप्टर, उसमें आपने देखा होगा कितनी दिक्कत आ रही थी, ओनली ड्यू टू द एल्यूमिना Al2O3, दैट इज द ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम। ओके, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। और यार क्वेश्चन जब किया करो ना, एक बार चैप्टर रिवाइज कर लिया करो, डायरेक्ट मत आया करो। यहाँ टेस्ट करने मत आया करो कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। टेस्ट करने के लिए एग्जाम्स हैं हमारे पास, वहाँ टेस्ट होता है, ठीक है। अगर टेस्ट ही करना है तो टेस्ट ही दीजिए। यहाँ आप अगर प्रैक्टिस सेशन में आ रहे हो तो पहले पहले रिवाइज करो पूरा पूरा वो नोट्स अपने, फिर आओ यहाँ पे, तब मज़ा आएगा आपको, तब मज़ा आएगा। बीच में आप फंसोगे तो वीडियो को रोको, नोट्स पे जाओ, उसे पढ़ो। ऐसे होता है, ऐसे सीखते हैं। इट इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। यहाँ हम वो नहीं कर रहे हैं, टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 43 करिए।
देखो उसे बोला गया कि कौन सा जो है, कौन सा टूल बिट है जो कि हम बनाते हैं भाई पाउडर मेल्टर जी। तो जो सिरामिक के होते हैं वो बनते हैं, जैसे टंगस्टन कार्बाइड है, याद कर लो, ये फैक्चुअल है, याद कर लो आपको, जो टंगस्टन कार्बाइड होता है वो बनता है पाउडर मेल्टर जी से, ठीक है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आएगा, यहाँ आता है, काफ़ी जगह क्वेश्चन रिपीट होता है। तो टंगस्टन कार्बाइड मतलब कि सिरामिक टूल्स, ठीक है। तो 43 का सी। 44 करिए। तो कुछ चीज़ें आपको याद करनी होती है, मतलब कि बहुत फैक्चुअल बेस होता है वो। जैसे अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पे आ गया कि जो कास्ट आयरन है तो उसको हम कैसे वेल्ड करेंगे। कास्ट आयरन की जो हमेशा वेल्डिंग होती है बाई गैस वेल्डिंग होती है, ठीक है। 44 का सी। आपने पढ़ा था अभी ना कि कास्ट आयरन हम करते हैं वेल्ड, या तो आप न्यूट्रल से कर लो, लेकिन अगर क्वेश्चन में कहीं पूछा हुआ है तो उसके लिए हम कार्बोराइजिंग यूज़ करेंगे, कार्बोराइजिंग, ठीक है। वो मैंने बताया था पीछे एक दो मिनट में कि क्या कहाँ कहाँ कौन सी वेल्डिंग यूज़ करते हैं न्यूट, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 45 ट्राई कीजिए। देखो ये जो क्वेश्चन है पहला, देखो अगर वेल्डिंग, अगर आप मैचिंग करा रहे हो, मैचिंग में सबसे ईजिएस्ट वे होता है कि सबसे जो ईजी लग रहा हो आपको ऑप्शन वो पकड़ लो, उसको मिला दो, उसके बाद ऑप्शन ऑप्शिट करो और आगे बढ़ो, ठीक है। जैसे मैंने किया पहला मुझे लेजर वेल्डिंग, तो लेजर वेल्डिंग के लिए ऑप्शन मुझे देखिए 1 एंड 5, तो 1 एंड 5 मैंने पढ़ा। यूनिटिंग लार्ज एरिया सीट, ये गलत है यार, जब थिन थिन वेल्डिंग कर रहा है लार्ज एरिया सीट को कैसे कर पाएगा वो। तो अगला आएगा वेरी थिन मटेरियल, ठीक है। तो ये का 5 हुआ। दूसरा है कि ए का 5 होता है, ये दोनों चले गए। आगे बढ़े आप फ्रिक्शन वेल्डिंग की तरफ, तो हमारे पास ऑप्शन है 3 एंड 4 मैच कराना है। तो 3 में दिया है कि वेल्डिंग अ रॉड टूवर्ड्स फ्लैट सरफेस, ये सही है। फैब्रिकेशन ऑफ न्यूक्लियर इलेक्ट्रोड कंपोनेंट, ये गलत है। न्यूक्लियर का मतलब नहीं है वो, जो ऐसे मान लो कोई प्लेट है उस पर अगर रॉड कैसे वेल्डिंग करना है तो सबसे बेस्ट होता है उससे करना है, फ्रिक्शन वेल्डिंग से। इसे घुमाते रहेंगे घुमाते रहेंगे घुमाते रहेंगे, दबाते रहेंगे हल्का हल्का, ठीक है। हीट जनरेट होगी, अपने आप वेल्ड हो जाएगा वो। आ, तो हो गया ये क्वेश्चन 5-3, ठीक है। तो ये तुरंत मिल गया हमें यहाँ पे डी में। 45 का डी हो जाएगा। ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 46। ये आपने पढ़ाई होगा कि इनर्ट गैस कौन सी यूज करते हैं कॉमनली, हीलियम एंड आर्गन। देखो एक चीज़ और है, टीआईजी में हम यूज करते हैं हीलियम एंड आर्गन, बट एमआईजी वाले केस में ना, जब एमआईजी वेल्डिंग करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एड ऑन कर देते हैं, और उसका मेन काम होता है जो जो हमारी गैस है इनर्ट गैस हीलियम और आर्गन, और CO2 से मिलकर उसका वेट बढ़ा देता है, ठीक है। मेन काम होता है वेट इंक्रीज करना। एमआईजी में CO2 ऐड कर देते हैं अलॉन्ग विथ हीलियम एंड आर्गन। 46 का सी। 47 करिए। 47 तो यार फैक्चुअल बेस है, आपको या तो पता होगा या तो नहीं पता होगा, इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो जो वेल्डिंग आर्क की लेंथ होती है वो रॉड डायमीटर के बराबर रखते हैं, ठीक है। 47 का डी। ट्राई कीजिए 48 नंबर। तो 48 क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो कार्बन कंटेंट उसमें कम होना चाहिए। ओके 48 का ये 49 करिए। ये देखो ये मेटलर्जी का क्वेश्चन है, और मेटलर्जी में पाउडर जो है प्रोड्यूस होता है सारे मेथड से, जितने तीनों दिए हैं ना, एटमाइजेशन, पल्वराइजेशन, इलेक्ट्रोडिपोजिशन प्रोसेस। ये मैं कराऊंगा वाला चैप्टर पाउडर मेटलर्जी वाला, तब बता दूंगा आपको। ये पढ़ाऊंगा ये सब कुछ, मतलब डिस्कस करेंगे सब सारी चीज़ें। 49 का डी। 50 ट्राई कीजिए।
देखो रेशियो पूछा गया है ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन का, तो देखो अगर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है तो 1.15 से लेके 1.12:1 ये रेशियो रहता है। अगर न्यूट्रल फ्लेम है तो 1:1 रहता है, और रिड्यूसिंग फ्लेम या कार्बोनाइजिंग फ्लेम है तो 0.85 से 0.95:1 रहता है। ठीक है, इतना बस कर लो। और यहाँ पे पूछा गया है न्यूट्रल फ्लेम का, तो 1:1 हो जाएगा। ठीक है, 50 का सी। ट्राई क्वेश्चन नंबर 51। देखो ये जो क्वेश्चन है कि हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन, तो इसके लिए हम यूज करते हैं हॉबिंग, हाई प्रोडक्शन रेट के लिए। ठीक है, हॉबिंग यूज करते हैं। और हॉबिंग से एक चीज़ जान लो कि आप इंटरनल गियर नहीं बना सकते हो हॉबिंग से। ओके, देन ए का 4 हो गया, ए का 4 हो गया। देन बी हम पहुँचते हैं तो चेक करते हैं यहाँ, ए का 3, सॉरी ए का 3 हो गया। ए का 3 होते ही ये चले गए। और बी का चेक करते हैं 1 4 अवेलेबल है, जनरेटिंग इंटरनल गियर्स एंड क्लस्टर गियर्स, इसके लिए सेपिंग यूज की जाती है, सेपिंग। ठीक है, तो बी का 4। फिनिशिंग ऑफ गियर टूथ, ये तो आपको पता होगा गियर सेविंग करते हैं। सी का 1, इतना मिलते हैं 3 4 1, एक ही जगह पे है ये, डी। ओके, डी हो गया 51 का। ट्राई क्वेश्चन नंबर 52। यहाँ क्वेश्चन है नहीं, अब 52 ट्राई कीजिए। देखो यहाँ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इज यूज फॉर द गैस वेल्डिंग टू जॉइन मीडियम कार्बन स्टील, ये गलत है। मीडियम कार्बन स्टील हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करेंगे तो न्यूट्रल फ्लेम यूज करेंगे, न्यूट्रल फ्लेम। मीडियम कार्बन स्टील हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, माइल्ड स्टील हो गया, एल्यूमिनियम के अलॉय हो गया, इसके लिए न्यूट्रल न्यूट्रल गैस है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, तो 52 का डी। 53 ट्राई कीजिए। तो जो 53 क्वेश्चन नंबर उसमें बोला गया है कि सेकंड, पहला स्टेटमेंट तो पता नहीं सही है कि नहीं, पता है सही है कि नहीं सही है, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है कार्बन आर्क इज स्टेबल इन द स्ट्रेट पोलरिटी, ये गलत है। आर्क जो है दोनों में ही स्टेबल रहती है, बस हम स्ट्रेट पोलरिटी और रिवर्स पोलरिटी का मतलब इतना ही होता है कि हमें अगर हीट ज़्यादा देनी है वर्क पीस को तो स्ट्रेट पोलरिटी रखेंगे, अगर हीट ज़्यादा देनी है इलेक्ट्रोड को तो रिवर्स पोलरिटी रखेंगे, बस इसका पोलरिटी का उतना ही मतलब होता है, और कोई मतलब नहीं पोलरिटी का। ठीक, स्टेबिलिटी से कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, 53 का सी हो जाएगा। 54 करिए। देखो जहाँ भी एलुमिनियम एलुमिनियम आएगा ना, वहाँ एक ही कॉन्सेप्ट बैठना है, ऑक्साइड वाला, एलुमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा वहाँ। जैसे यहाँ पे दो क्वेश्चन है, इट इज जनरली डिफिकल्ट टू वेल्ड एलुमिनियम पार्ट्स बाय नॉर्मल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस बिकॉज हार्ड एंड ब्रिटल एलुमिनियम ऑक्साइड इज फिल्म इज फॉर्म्ड। ठीक है, यही आंसर होगा, ए होगा इसका, यही आंसर ही होता है। एलुमिनियम जहाँ दिखे एलुमिनियम मैग्नीशियम, यहाँ उसका वही मानना है, ऑक्साइड बन जाएगा। हल्की सी आपने दिक्कत थी तो ऑक्साइड बना देगा वो, ऑक्सीजन बनते ही मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगी उसकी 2700 या 3000 होता है मेल्टिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस। आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 55। इनट 54 ट्राई करिए। फिफ्टी फाइव ट्राई कीजिए, 56 ट्राई कीजिए, दोनों ट्राई कीजिए।
तो देखिए 55 नंबर में उन्होंने बोला कि इनर्ट गैस एंड बेयर इलेक्ट्रोड इंस्टीड ऑफ फ्लक्स कोड इलेक्ट्रोड इज यूज्ड इन द केस ऑफ द ऑटोमेटिक TIG एंड MIG। सही लग रहा है। तो बेटर प्रोडक्शन इज प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड ऑफ इनर्ट गैस। ये नहीं पता यार, ये मुझे आंसर देखना पड़ेगा इसका, सही समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं है, नो एक्सप्लेनेशन गिवन, ओनली आंसर इज गिवन, आंसर इज गिवन इज 55 का ए दिया है इन्होंने कि मतलब सही मान लेते हैं फिर कि जो क्लाउड है इनर्ट गैस का वो बेटर प्रोडक्शन देगा कंपेयर टू द फ्लक्स में दिक्कतें हो सकती हैं, ये आ जाएगी स्लैग वाला की दिक्कत आ रही हो, मैं वहाँ से हो सकता है उस एंगल से देखना चाह रहे हो लोग। तो बट आंसर ए दिया हुआ इतना मुझे पता है, एक्सप्लेनेशन कहीं दिया नहीं, तो मुझे भी मतलब बहुत सटीक एक्सप्लेनेशन नहीं इसका पता है। और 56 क्वेश्चन नंबर जो है उसमें उन्होंने बोला है कि ड्यूरिंग द प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग एल्यूमिना इम्प्रूव्ड रिमूवल ऑफ द सरफेस ऑक्साइड फ्रॉम द बेस मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय विद द टिपिकली पोलरिटी ऑफ, मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए AC पोटेंशियल, ठीक है, क्योंकि AC पोटेंशियल में ही, AC वाले में ही कैथोडिक क्लीनिंग होती है और वहीं पे ऑक्साइड नहीं बनता है। ओके, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए आंसर। और लेकिन मैंने 2 बुक में मैच कराया, लेकिन देखो यार ये जो मैं आंसर दे रहा हूँ ये मैं नोट्स आंसर दे रहा हूँ, नोट्स में मेरे साफ साफ लिखाया गया कि AC यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे इन द केस ऑफ द एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, ठीक है। लेकिन 2 बुक से मैंने मैच कराया, 2 प्रीवियस बुक से, तो दोनों बुक्स में आंसर हमारा दिया हुआ था B, DC रिवर्स, ठीक है। जबकि DC रिवर्स हम यूज करते हैं MIG वाले में, ठीक है, MIG वेल्डिंग में, क्योंकि वहाँ हमें जो इलेक्ट्रोड्स पिघलाना है। और ये इतना काफ़ी एक्सप्लेनेशन B दिया है हर जगह, लेकिन मेरा अगर मुझे क्लिक करना होगा मैं C क्लिक करूँगा, क्योंकि तो यार अब होता ये है ना कि अगर आप क्वेश्चन कहीं आता है किसी पेपर में, अगर आप विदाउट कॉन्सेप्ट अगर रट्टा मार के टिक मार देते हो सीधे सीधे, तो लड़के ऑब्जेक्ट कर देंगे क्वेश्चन को जब आंसर की आएगी, और इतनी किस किताबों का रेफरेंस दे देंगे ना कि उन्हें चेंज करना ही पड़ जाएगा, ठीक है। और मैंने एक चीज़ ध्यान दी इस चैप्टर में कि दो जो मेरे पास प्रीवियस ईयर्स हैं, दोनों मैक्सिमम आंसर मैच कर रहे हैं और एक्सप्लेनेशन भी मैच कर रहा है, मतलब इन्होंने छापा ही एक दूसरे का है। अब किसने किसका छापा है मुझे नहीं पता है, लेकिन छापा है इन्होंने। ओके, अब लड़के ही कर बनाते हैं पेपर, ये सब प्रीवियस ईयर वही छाप लेते होंगे इधर उधर से। तो ट्राई कीजिए 57 नंबर। मैंने 56 का आंसर दिया कि नहीं, एक मिनट रुक जाओ। 56 का आंसर मेरे हिसाब से C है, और जो इन्होंने दिया है उसके हिसाब से B है, जो ऑफिशियल लिखा हुआ है। 57 ट्राई कीजिए, सही कर रहा हूँ मैं 52 से। तो एक क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था कि हाई स्पीड वेल्डिंग कौन सी होती है, तो ये हमें पता है पहले से, समझ आर्क वेल्डिंग। ओके, पीछे कर चुके हैं हम लोग ये क्वेश्चन। 57 का C हो जाएगा, 58 करिए। देखो, कास्ट आयरन इज डिफिकल्ट टू वेल्ड बिकॉज, रीजन क्या है इसका, पहला दिया लो डक्टिलिटी, दूसरा पुअर फ्यूज़न, तीसरा टेंडेंसी ऑफ क्रैक। ये तो थर्ड वाला तो सही है, पता है मुझे। एंड लो डक्टिलिटी है, जो पहला स्टेटमेंट है लो डक्टिलिटी वाला, ये कोई रीजन नहीं हो सकता। इसका मतलब हम लो डक्टाइल वाले को हम वेल्ड ही नहीं कर सकते हैं, इट इज़ नॉट अ गुड रीज़न, ये फालतू उन्होंने लिख दिया है। तो 1 को काटते ही हमारा आंसर हो जाएगा C, ठीक है। लो डक्टिलिटी इज़ नॉट अ रीज़न। अगर लो डक्टिलिटी का रीजन होगा तो हम आयरन का वेल्ड ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ब्रिटल होता है और BCC स्ट्रक्चर होता है उसका, ठीक है। आयरन हो गया, टंगस्टन हो गया, ये सब मॉलिब्डेनम हो गया, ये सब हम वेल्ड ही नहीं कर पाएंगे फिर। ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 59।
तो जब इतना बड़ा बड़ा लिखा है सब ना, तो आप इसमें मत घुसना कभी पढ़ने। सबसे पहले पहुँचो यहाँ पे, एक लिए कौन सा अवेलेबल है 2 एंड 4, बस 2 एंड 4 पढ़ो। अब तो 2 बहुत बड़ा लिखा हुआ है, 2 वही मत पढ़ो, 4 पढ़ो पहले, 4 छोटा है। इसे टाइम बचता है बस, इसलिए बता रहा हूँ, और कोई इसका लॉजिक नहीं है। तो 4 पढ़ते हैं। तो ए का 4 हो भी गया, हमने पढ़ा कि क्लीन हीट सोर्स है, वेरी क्विक हीटिंग है, वेरी स्मॉल फोकस पॉइंट है, फोकल स्पॉट है, वैक्यूम नो वैक्यूम चैम्बर, सही है। ए का 4 सही हो गया। और बी, ए का 4 सही होता है, ये काट दो आप। डी का 2 हो गया। हम इसको इतना बड़ा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, देन अगले हम पढ़ते हैं बी की तरफ, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। तो 1 एंड 3 अवेलेबल है। तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये मुझे बहुत अच्छा नहीं आ रहा है इसको। तो ए का 4 है, बी का 2, इतना तो मैं कंफर्म हूँ। लेकिन इसमें बोल दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, और पहला तीसरा पढ़ेंगे तो क्लीन हीट सोर्स भी होता है इलेक्ट्रॉन वाला, और कैन बी अप्लाइड टू दिस रिफ्रैक्टिव मेटल्स लाइक नायोबियम, टाइटेनियम, मोलिब्डेनम, ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन हो गया है। और जो आंसर उन्होंने दिया हुआ है 59 का ए दिया हुआ है, मैं इतना बता रहा हूँ बस आपको। और जो अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग वो भी क्लीन सोर्स ऑफ हीट होती है, लेकिन उसको अप्लाई कर सकते नहीं वहाँ पे टाइटेनियम मोलिब्डेनम में, उसको साथ कर सकते हैं। लेकिन रुक जाओ, मैं चेक कर लेता हूँ। यार कुछ चीज़ें कन्फ्यूजन रहती हैं, मुझे भी वो क्लियर नहीं होता कभी भी। मैंने काफ़ी चेक भी करता हूँ, तभी वो भूल ही जाता हूँ मैं। तो इसमें लिखा गया है कि जो अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग है वो हम करते हैं बेसिकली जॉइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल्स इन पैकिंग इंडस्ट्री एंड प्लास्टिक मटेरियल। मतलब कि 1 हो ही नहीं सकता, 3 होना चाहिए इसका आंसर सी का, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग का। लेकिन अब 4 1 3 2 मेरे हिसाब से सी लग रहा है आंसर इसका, लेकिन इन्होंने जो दिया हुआ आंसर वो ए दिया हुआ है। ओके, ये हल्का सा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो 59 का ए हो गया। 50, आप 60 नंबर ट्राई कीजिए। और जो कोई क्वेश्चन अगर कन्फ्यूज़ हो या गलत है यहाँ पे, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखा करो साफ साफ कि यहाँ गलती है और यहाँ ये डाउट है, इस रीजन से मैं इसे गलत कह रहा हूँ। ये नहीं कि इसका ये गलत है, उसका भी ये गलत है, ये सब कह के चले गए। इट्स नॉट राइट वे। आप आइए, पॉइंट लिखिए, क्वेश्चन नंबर दिस, यहाँ ये फॉल्ट है, इसका रीज़न ये है, वो बेस्ट वे होगा एंड एफिशिएंट वे, उसको हम डिस्कस कर सकेंगे। और अगर लिख के चलेगा ये वाला क्वेश्चन गलत कराया हुआ है, तो क्या बोलूँगा मैं उसमें, मतलब गलती बताओ तो कम से कम, फिर ना होगी गलती। क्या गलती है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 ट्राई कीजिए। तो कोल्ड क्रैकिंग की बात की गई है। कोल्ड क्रैकिंग इन स्टील वेल्डमेंट डिपेंड्स ऑन कार्बन इक्विवेलेंट, सही है, वही ग्रेफाइट जो कार्बाइड फ्लेक्स बनते हैं। हीट इनपुट सही है, कितना आप हीट दे रहे हो। तीसरा इफेक्टिव थिकनेस, अच्छी थिकनेस कम है ज़्यादा, ये भी मैटर करेगा। और हाइड्रोजन कंटेंट, ये तो पूरा छेद करके चला जाएगा। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एम्बिटलमेंट उसी को कहते हैं। ये हाइड्रोजन डेंसिटी बहुत कम होती है। आप छोड़ दोगे वेल्ड को ना, धीरे 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 बनाता जाएगा, ऐसे लाइन बनाता जाएगा और निकल जाएगा क्रैक क्रैक जनरेट करके। ठीक है, चारों सही है। देन आंसर डी, 60 का डी। ट्राई क्वेश्चन नंबर 61। 60 का डी था ना? हाँ, 60 का डी था, 59 का ए सही है। 60 में ट्राई कीजिए।
देखो इसमें पूछा गया कि गुड वेल्ड इम्प्रूव वेल्डेबिलिटी, तभी तो हम पढ़ चुके हैं कि कंटेंट कार्बन कम होगा तो अच्छी वेल्डेबिलिटी होगी, काफ़ी बार कर चुके हैं सब। लो कार्बन कंटेंट और एफिनिटी टू ऑक्सीजन कम होना चाहिए, अगर एफिनिटी टू ऑक्सीजन होगा तो ऑक्साइड बन जाएगा, उससे बहुत दिक्कतें आती हैं। आप देख ही रहो एल्युमिनियम मैग्नीशियम वाला केस। ठीक है, तो 1 and 4, तो 1 and 4 इज सी। 61 का सी, 62 ट्राई कीजिए। देखो इसमें बात की है ब्रिटल बेल्ट की, तो ब्रिटल बेल्ट कब होता है हमारा मेनली व्हेन, पहली बात तो ब्रिटल कब होगा, जब जल्दी हीटिंग हो जाएगी, मतलब कि बाहर हीटिंग कर दी, हीटिंग कूलिंग हो जाएगी, फास्ट कूलिंग। तो फास्ट कूलिंग का ऑप्शन किस में देखिए, एयर कूलिंग यहाँ पे हार्डन बाई एयर, और कहीं ऐसा नहीं है फॉल्टी दिस, तो यही ऑप्शन बेस्ट है। मेन रीजन यही होता है, या फिर और रीजन ले सकते हो आप, फॉल्टी प्री हीटिंग, रॉन्ग इलेक्ट्रोड। फॉल्टी प्री हीटिंग भी है कि आपने प्री हीटिंग गलत तरीके से कर दी, ओके, जल्दी वो कूल हो गया हाई रेट पे। देन 62 का ए हो जाएगा। ट्राई 63 नंबर। 62, 63 करिए। तो पूछा गया कि वेल्डिंग प्रोसेस का एडवांटेज क्या होता है। देखो मेन एडवांटेज वेल्डिंग प्रोसेस का ये है ना कि उसमें लीक्स नहीं होते हैं, विदाउट लीकेज बनता है वो। और दूसरा एडवांटेज ये है कि जो जहाँ वेल्ड होता है उसकी स्ट्रेंथ वेल्ड के मटेरियल से ज़्यादा होती है। ये मेन मेन जो एडवांटेजेस हैं कंपेयर टू अदर्स यही हैं। और यहाँ पे जो दिया गया कि इट रिलीव्स द जॉइंट फ्रॉम रेजिडुअल स्ट्रेस, स्ट्रेस आता है हटता नहीं है। इट हेल्प्स इन क्रैकिंग डिस्टॉर्सन, चेकिंग डिस्टॉर्सन, ये सब फर्जी है सब है। जो थर्ड वाला है, लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स एंड अलॉय बोथ सिमिलर एंड डिसिमिलर कैन बी जॉइंट, ये सही है। ठीक है, तो ये भी एडवांटेज है, लेकिन जो मेन वेल्डिंग का जो एडवांटेज है वो जो मैंने स्टार्टिंग में दो बताए। 63 का सी। 64 ट्राई कीजिए। देखो हीट इफेक्टिव जोन की बात की है, हीट इफेक्टिव जोन जो होता है वो हमारा जो फ्यूज़न है उससे हट के जो जहाँ तक हीट हमारी पहुँच रही है उसे हम कहते हैं हीट इफेक्टिव जोन। ठीक है, ये फ्यूजन जोन होता है, ये हीट इफेक्टिव जोन होता है बगल में उसके, मतलब ऐसे वेल्ड हुई, वेल्ड बी डे है और ये एरिया हो जाएगा हीट इफेक्टेड जोन दोनों तरफ। ठीक है, तो इसमें कोल्ड क्रैकिंग होती है, नॉच टफनेस भी ठीक है आता है, हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट, सरफेस, ये सब रिपीट हो रहा है बार बार, चार ही होंगे आंसर। डी हो जाएगा 64 का डी। ट्राई क्वेश्चन नंबर, ये सब तो पीछे कई बार कर चुके हैं हम लोग ये सब, इसलिए मैं इसको बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ हर जगह। ट्राई 65। देखो इन गैस वेल्डिंग मेटल टू बी जॉइंट गेट ऑक्सीडाइज और कार्बोडाइज्ड, ये सही है। दूसरा है न्यूट्रल फ्लेम, बिकॉज न्यूट्रल फ्लेम अफेक्ट्स नो केमिकल चेंज, नहीं ये गलत है यार, न्यूट्रल फ्लेम का मतलब ये नहीं कोई चेंज नहीं हुआ, सॉरी यार, नो केमिकल चेंज ऑन द मेटल, मोल्टेड मेटल। एक मिनट रुक जाइए, देखना पड़ेगा। ये सही, कोई न्यूट्रल फ्लेम से कोई केमिकल चेंज नहीं आता है, हाँ ये सही है, बस बर्निंग हो जाएगी। और पहला स्टेटमेंट था गैस वेल्डिंग द मेटल टू बी जॉइंट गेट ऑक्सीडाइज और डिऑक्सीडाइज, ये पता नहीं यार, होता तो है नहीं नहीं, ज़रूरी नहीं कि ऑक्सीडाइज या डिऑक्सीडाइज हो, न्यूट्रल फ्लेम में नॉर्मली काम हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी, तो ये गलत है, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। तो 65 का ए होगा। 66 करिए।
65 डाल देता हूँ एक बार। हाँ यही है, ये न्यूट्रल फ्रेम में इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसलिए गलत हो गया, ठीक है। दो जो 66 क्वेश्चन नंबर से बोला गया डीसी विथ रिवर्स पोलरिटी यूज इन एमआईजी, ये बिल्कुल सही है। एमआईजी में हम रिवर्स पोलरिटी इसलिए यूज करते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसे हमें कंज्यूम कराना है, मतलब पिघलाना है उसे ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है, जिससे कि हमारी जो वेल्डिंग होगी फास्ट होगी, स्पीड हाई होगी, तो इकोनॉमी अच्छी होगी, ठीक है, प्रोडक्शन रेट हाई होगा। तो रिवर्स पोलरिटी यूज करते हैं, बट रिवर्स पोलरिटी में दिक्कत है कि जो पेनिट्रेशन होता है वो कम होता है, और यहाँ पे इन्होंने लिख दिया कि डीपर पेनिट्रेशन, तो ये मेरे हिसाब से एब्सर्ड है, ये गलत है लाइन। लेकिन जो आंसर दिया हुआ है उसमें इन्होंने सही माना हुआ है इसे 66 को, ए आंसर दिया हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से ये एब्सर्ड है, क्योंकि नोट्स में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि कम पेनिट्रेशन होता है अगर फास्ट स्पीड हो या रिवर्स पोलरिटी हो, तो क्योंकि ये 1/3 हीट थी जा रही वर्क पीस में ना, तो पेनिट्रेशन कैसे ज़्यादा हो जाएगा। तो ओके, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होगा, मेरा आंसर सी है, बट मैंने दो बुक्स में मिला हुआ है, उसमें दोनों में आंसर सी, दोनों में आंसर ए ही दिया हुआ है। मैंने बताया ना, उन्होंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, और रीजन भी सेम सेम एकदम पॉइंट टू पॉइंट रीजन सेम दे दिया है, मतलब किसी कोई ऐसा तेज लड़का बैठ गया जिसने कि कहीं कोचिंग की है और प्रीवियस से सेट किया जाके दूसरे कोचिंग का और छाप दिया है पूरा, ठीक है। 66 का जो ऑफिशियल आंसर है वो है ए, और मेरा आंसर सी रहेगा। ओके, मैंने तो अपना डाउट बता दिया, क्योंकि अगर हीट कम दे रहा हो, वर्क पीस को 1/3 दे रहा हो, तो प्रेजेंटेशन कैसे हो जाएगा। अगर ज़्यादा ज़्यादा प्रेजेंटेशन चाहिए होता है तो हम स्टेट प्लॉट यूज़ करते हैं, ठीक है। 67 ट्राई कीजिए। देखो ये क्वेश्चन है 67 नंबर, हाइड्रोजन इंड्यूस्ड क्रैकिंग अकर्स इन हीट अफेक्टेड जोन एडजेसेंट टू द फ्यूजन जोन एंड क्लासिफाइड इज द सॉल्यूशन। नहीं, ऐसा नहीं यार, हीट अफेक्ट जोन में नहीं, नहीं भाई, फ्यूजन जोन में ही होगा बेसिकली, क्योंकि फ्यूजन जोन में ही हो सकता है कि लिक्विड हमारा वाटर जो अंदर चला जाए, और वाटर अंदर गया तो वो एट हाई टेम्परेचर डिकम्पोज हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस बन के बाहर निकलेगी, उसी को कहते हैं हाइड्रोजन इनब्रिटलमेंट, वही क्रैकिंग होती है हाइड्रोजन के कारण। तो ये गलत लग रहा है मुझे, तो 67 का डी होना चाहिए फिर। हाँ डी है 67 का, ठीक है। तो ना 68 ट्राई कीजिए अब। दो क्वेश्चन हम कर चुके हैं कई बार। वेल्डेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, वेल्डेबिलिटी डिपेंड करती है थर्मल कंडक्टिविटी पे, जैसे कि एलुमिनियम की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए उसमें दिक्कतें आती हैं, ठीक है। तो थर्मल कंडक्टिविटी आंसर हो गया पहला सही है। दूसरा सरफेस कंडीशन, कहीं उसमें गंदगी तो नहीं है, अगर गंदगी होगी तो गंदगी अंदर चली जाएगी, उसे हम कहेंगे स्लैग इन्फ्लूजन, ठीक है, दूसरा ये। तीसरा चेंज इन द माइक्रो स्ट्रक्चर, तीसरे में इफेक्ट करेगी, माइक्रो स्ट्रक्चर तो मेन है। ओके देन 63 का 3 होना चाहिए डी, 68 का भी डी होना चाहिए, सही है। 69 ट्राई कीजिए। देखो अगर मेटल आर्क वेल्डिंग की बात की गई है, आर्क वेल्डिंग की, तो इसमें गैस नहीं आना चाहिए, और यहाँ बोल रहे हैं वेल्डिंग टॉर्च यूज कनेक्टेड टू द एसिटिलीन गैस सप्लाई, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये काटेंगे तो आंसर हमारा सी आएगा, ठीक है। तो जो इसमें आंसर दिया हुआ है 69 का, उन्होंने आ गया आंसर 69 का आंसर उन्होंने ए दे दिया है, मतलब कि इसको भी ले लिया है, ये तो कम्प्लीटली एब्सर्ड है, ये गलत है, इनका आंसर गलत है, और मैं लिखूंगा अपने यहाँ पे 69 का सी ही होगा, सी ही होगा, ठीक है। और दूसरी बुक में सी ही दिया हुआ है, इन्होंने वहाँ उन्होंने सुधार लिया है अपना। ओके अब ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 70 ट्राई कीजिए।
तो ये मैं पीछे बता चुका हूँ आपको। आर्क ब्लो क्या होता है कि जो स्टार्टिंग एंड एग्जिट पे जो आर्क है वो बेंड होकर अंदर की तरफ हो जाती है, मेटल की तरफ, ठीक है, वर्क पीस की तरफ। तो जो आउटर कॉर्नर्स है वहाँ वेल्डिंग सही से नहीं हो पाती है, तो इसी को हम बोलते हैं आर्क ब्लो। और ये मेनली होता है डीसी करंट में, डीसी में होता है, ठीक है, एसी में नहीं होता है। एसी में हम प्रिवेंट हो जाता है। तो ये सही है। दूसरा इन्होंने बोल दिया है कि चांसेस ऑफ आर्क ब्लो इज कॉमन इन द एसी, ये करते हैं डीसी होना चाहिए। तो 70 का सी हो जाएगा, 71 ट्राई कीजिए। देखो, जो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड की जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो भी घटते हैं धीरे धीरे, लेकिन नॉट ड्यू टू द मेल्टिंग, उसमें मेल्टिंग नहीं होती है, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो दे दिया है ऑक्सीडेज मेल्ट्स ऑन द वेल्ड मटेरियल टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग फ्लक्स। ये नहीं है, ये एब्सर्ड है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, 71 का सी हो जाएगा। और देखो, टंगस्टन को चूज करने का ये मतलब नहीं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बेसिकली ये क्राइटेरिया नहीं है। उसको हम चूज इसलिए करते हैं, मेन रीजन ये है कि जो इलेक्ट्रॉन कैरिंग कैपेसिटी होती है टंगस्टन की वो ज़्यादा होती है, ठीक है। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट हाई हो गया, वो सेकेंड एडवांटेज हो गया, मतलब एक बोनस टाइप एडवांटेज है वो। ओके, 72 ट्राई कीजिए। देखो, इसमें बोला गया है कि लेंथ जो है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की वो कम होती है कंपेयर टू द न्यूट्रल, और कार्बनाइजिंग बिल्कुल सही है। जो फ्लेम की लेंथ क्यों बढ़ती है बताओ पहले। जो इनर फ्लेम होता है, दो फ्लेम तो कई स्टेज में होती है ना फ्लेम, मतलब कार्बनाइजिंग हो या न्यूट्रल हो या फिर ऑक्सीडाइजिंग हो। तो जो इनर फ्लेम होता है वो ऑक्सीजन लेता है सिलेंडर से ही, तो अंदर वाली फ्लेम की टेम्परेचर हाई होता है और लेंथ उसकी सबसे कम होती है। हमारा जो फ्लेम की लेंथ बढ़ती क्यों है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन लेनी होती है बाहर से, जो एसिटिलीन निकल रहा है उसको ऑक्सीजन लेनी है बाहर से, ज़्यादा अपने सेप को बढ़ाता है, ठीक है, कि जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन ले ले। अगर वही हम ऐसा करें कि सिलेंडर से ही प्रोवाइड करा दें पूरे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन, तो फ्लेम की लेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि उसे बाहर से ऑक्सीजन नहीं लेनी पड़ेगी सराउंडिंग से, ठीक है। यही यही मेन रीज़न होता है कि लेंथ ऑफ द फ्लेम इन द केस ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कम होती है ड्यू टू द एक्स्ट्रा ऑक्सीजन अवेलेबल, ठीक है। तो 72 का ए हो जाएगा आंसर। 73 ट्राई कीजिए। और 73 हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चन कि प्रोपोर्शन क्या होता है एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन का। मेनली अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे ना तो 1:1 ही बोलना है, अगर जब तक कि मेंशन ना करे कि कार्बोनाइजिंग है ऑक्सीडाइजिंग है, आपको 1:1 ही बोलना है, ठीक है। 73 का बी हो जाएगा। 74 ट्राई कीजिए। देखो, मैंने आपको ये भी क्वेश्चन कराया हुआ पहले। तो ये होता है फ्यूजन जोन, जहाँ पे मेल्ट रहता है। ये होता है हीट अफेक्टेड जोन, ये जो एरिया है हीट अफेक्टेड जोन, ये पूरा जो ये है, ठीक है। उसके होता है अनअफेक्टेड, यहाँ कोई मतलब नहीं होता है। ओके, यहीं तक हीट पहुँच पाती है, इतने में इसको हम हीट अफेक्टेड जोन बोल देते हैं। तो यही हो गया फ्यूजन हीट अफेक्टेड एंड एलिमेंटल जोन एंड अनअफेक्टेड ऑफ ओरिजिनल लेंथ मेटल, यही सही है, ठीक है। डी 74 का डी। आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 75, सॉरी 75 ट्राई कीजिए आप। देखो, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की बात की गई है। एट हाई टेम्परेचर इट कंबाइंस विद द मैनी मेटल्स टू फॉर्म द हार्ड एंड ब्रिटल ऑक्साइड्स,
ठीक है, ज़्यादा ऑक्सीजन तो मेटल ऑक्साइड बना लेगा, सही है। इट कॉजेज अ वेल्ड बीट एंड सराउंडिंग एरिया टू हैव इसकमिंग अपीयरेंस, ये दो एक सब फैक्ट्स हैं, इसको एक्सप्लेन नहीं किया सकता है। जैसे कि बनाता है इसकमिंग एरिया, बनाता है अपीयरेंस, ठीक है। एक से दूसरा से, इट हैज़ गुड वेल्डिंग इफेक्ट इन द वेल्डिंग ऑफ कॉपर बेस मेटल। हाँ, तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि कॉपर, जिंक, ब्रास, ब्रॉन्ज, इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यूज करते हैं हम, तो ये भी सही है। मेरे हिसाब से 1 2 3 होना चाहिए, 74 का ए होना चाहिए, 75 का ए होना चाहिए, एंड 75 का ए है भी, सही है। ट्राई क्वेश्चन नंबर 76। 76 ट्राई कीजिए। तो जो क्वेश्चन नंबर ये है 76, लो कार्बन स्टील हैज़ द हाई वेल्डेबिलिटी एंड मोर इजली वेल्डेड, सही है। कार्बन अगर कम होगा तो वेल्डेबिलिटी अच्छी होगी। तो दूसरा स्टेटमेंट है हाई कार्बन कंटेंट टेंड्स टू सॉफ्टन द वेल्ड, सॉफ्टन ही ब्रिटल बनाता है, ये गलत है, ठीक है। 76 का आंसर सी होना चाहिए। और इन्होंने जो आंसर दिया हुआ है वो आंसर है 76 का ए दे दिया है इन्होंने आंसर, ठीक है। अब मैं ए को तो सही नहीं कहूँगा, लेकिन ए इन्होंने दिया, मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन है मेरे हिसाब से आंसर सी होगा, और सी होना चाहिए, ठीक है। ट्राई क्वेश्चन नंबर 77। सेवेंटी सेवन ट्राई कीजिए। तो जो है पता नहीं क्या लिखा हुआ, मुझे आता हुआ तो है नहीं, इसके बारे में पता भी नहीं है मुझे इसके बारे में। और जो एक्सप्लेनेशन में है वहाँ भी उन्होंने कुछ दिया नहीं है, तो इसका मैं आंसर दे रहा हूँ डायरेक्टली। 77 का आंसर सी है। अब क्वेश्चन नंबर 78 करिए। 78 क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत आ रही हो ना, तो सिंपल यूनिट से कर लिया करो क्वेश्चन। जैसे कि मैं करके आपको कर दिखा रहा हूँ डायरेक्टली, देखो एच है, नीचे एल, आप सीधे देखो पहले वी आई, ये आपकी वही एनर्जी पर यूनिट सेकेंड, ठीक है। पर यूनिट सेकेंड है, तो इसके नीचे सेकेंड को हमें काटना होगा। सेकेंड किस में आएगा? वेलोसिटी में। तो नीचे आप रखो वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी रखोगे ना तभी ना सेकेंड कटेगा। तो ये क्या, इसकी यूनिट क्या हो गई? हीट पर मीटर। हीट पर सेकंड इतना वैल्यू थी, हीट पर सेकंड इतना था, नीचे आ गया मीटर पर सेकंड, तो सेकंड सेकंड कट गया तो हीट पर मीटर आ गया, ठीक है। देन यहाँ पे हीट है और नीचे मीटर चाहिए हमें, इधर दोनों तरफ सेम होना चाहिए ना, हीट पर मीटर यहाँ भी कर देंगे। तो आंसर कौन सा मैच कर रहा है ऐसे करने पे? एच अपॉन एल कहाँ पे है? कुछ और दे दिया, अच्छा हाँ, अच्छा इफिशियंसी भी यहाँ पे, इफिशियंसी से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो ए ऑप्शन सही है। एच बाई एल इक्वल टू ई वी आई अपॉन बी, 78 का ए। ओके, ट्राई क्वेश्चन नंबर 79। दो ये जो लिखा हुआ है इन द फिलर रॉड, पहला है तो सही स्टेटमेंट है। इन रेसिस्टेंट वेल्डिंग द सीट मेटल फिलर इज नॉट यूज, उसमें फिलर यूज नहीं करते हैं, ठीक है, सीट मेटल में, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में। इट इज़ अ फिलर रॉड विच गेट ऑक्सीडाइज एंड डिपॉजिट ऑफ द ऑक्साइड इन द वेल्डमेंट, ये गलत है यार। फिलर रॉड होता है लेकिन फिलर रॉड मेनली वो नहीं है रीजन, आपका ऑक्साइड होता है आपका वो बेस मेटल, ड्यू टू द टेंडेंसी उसकी जो होती है। 79 का सी हो जाएगा। 80 नंबर ट्राई कीजिए। तो जो इसमें दिया है कि पहला कि ये बता चुका हूँ आपको कि न्यूट्रल फ्रेम से हम स्टेनलेस स्टील करते हैं। दूसरा इसमें दिया हुआ कि ये रिएक्ट करने की टेंडेंसी होती है, अगर रिएक्ट करने की टेंडेंसी होती है ना तो हम इसको यूज ना करते कभी, तो ये एब्सर्ड है। 80 का सी हो गया। ट्राई कीजिए 81 नंबर।
दो ये हमारा फॉर्मूला सिंपल है, क्यू इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और आई आर सबकी वैल्यू पुटअप करने पे आई की वैल्यू आपकी 5000 आएगी, ठीक है, बी आ जाएगा 81 का बी। एंड थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी सच ए लॉन्ग टाइम, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, आप देख ही रहो कितनी मेहनत हो रही है वीडियो बनाने में, और अपने दोस्तों को बताओ अबाउट दिस वीडियो, अबाउट दिस प्रैक्टिस सेशन, ओके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू।